नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस हैं और एक एक करके सभी का उत्तर जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यह मॉडल पेपर जो है JCERT द्वारा जारी की गई है, जो कि प्रथम शब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी मॉडल पेपर आधारित जो है इस बार टर्म 1 एग्जाम में भी पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। इस बार सभी क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। इस बार सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40 और प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। क्लियर है? तो चलिए, यह सेट 1 है, इसके बाद जो है सेट 2 आएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? मनुष्य का सामाजिक कार्य, मनुष्य का धार्मिक कार्य, मनुष्य का आर्थिक कार्य या मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। देखिए, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार आर्थिक क्रियाएं वे होती है जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। आर्थिक क्रियाएं वे होती है जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है। तो आपका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवन के सामान्य कारोबार का तात्पर्य है मनुष्य का आर्थिक कार्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? उत्पादन, उपभोग, वितरण, सरकार का गठन। देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरकार का गठन। सरकार का गठन जो है यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का जो है ये संबंध रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। और उत्पादन, वितरण और उपभोग जो है ये तीनों जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? गॉटफ्राइड एकेनवाल को। ठीक है, गॉटफ्राइड एकेनवाल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? गॉटफ्राइड एकेनवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। आधुनिक समय में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध जर्मनी विज्ञानी गॉटफ्राइड एकेनवाल ने सन 1749 में किया था। 1749 में क्या था? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ा। क्लियर है? बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? आंकड़ा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अर्थशास्त्र में जो है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है 1, 0, केवल 2, 2 या 2 से अधिक। तो इनमें से सही हो जाएगा आपका केवल 2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक, प्रकाशित, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है? आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है? अन्वेषक हो जाएगा या प्रेक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है?
इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? ईमेल सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण, वैयक्तिक साक्षात्कार या डाक सर्वेक्षण। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वैयक्तिक साक्षात्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1947, 1951, 1948 या 1971। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? स्तंभों में, पंक्तियों में, खास आधार पर समूहों या वर्गों में, विभिन्न स्तंभों या पंक्तियों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत निकालना है। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को ही जो है मध्य बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश 4 में वर्गीकृत किया जाता है? गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानीय या विविक्त? इनमें से सही होगा मात्रात्मक। क्लियर है, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चर संतत चर का उदाहरण है? संतत चर का उदाहरण है तो यहां पर दिया हुआ है क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या, पासे पर आने वाली संख्या, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इनमें से सही होगा आपका यहां पर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है याद रखिए क्योंकि एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? आपको याद रखना है 5। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में भी वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए। क्लियर है, 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए हैं। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण या आरेखीय? यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो आपको याद रखना है पाठ विषयक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभ रूप में कक्षा में दिखाती है। यह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभों यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो सारणीकरण हो जाएगा। ठीक है, सारणीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? स्थानिक, कालिक, मात्रात्मक या गुणात्मक? देखिए यहां पर हो जाएगा आपका कालिक हो जाएगा, कालिक। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए इस वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार समय होता है। ठीक है, कालिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार जो है समय होता है तथा आंकड़ों को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। और यहाँ पर समय का बात किया गया है 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर कालिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है?
काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बारंबारता आरेख, दंड आरेख, बारंबारता बहुभुज या तोरण। तो इनमें से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तोरण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण को किस नाम से जाना जाता है? तोरण को किस नाम से जाना जाता है? संचयी बारंबारता वक्र, दंड आरेख, वृत्त आरेख या अंकगणितीय आरेख। तोरण को जो है संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, संचयी बारंबारता वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ की गई? भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ की गई? 1951। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास क्या था? ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास क्या था? कौन क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, जान माल की हानि हुई। डी में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो याद रखिएगा, मिश्रित प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, भारतीय उद्योगों का विकास करना। डी में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक है, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 26 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। क्लियर है, 1938 याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? समाजवादी, साम्यवादी, सार्वजनिक या पूंजीवादी? इनमें से सही होगा आपका यहाँ पर सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक हो जाएगा। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? याद रखिएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 में केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित की गई थी। 1948 में 6 अप्रैल 1948 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोलकाता के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलकाता। स्थापना की गई थी 17 दिसंबर 1931। याद रखिएगा, कोलकाता के अंदर 17 दिसंबर को। ठीक है, 17 दिसंबर 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समृद्धि का
प्रामाणिक सूचक डैश है? सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा या जीवन स्तर? आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक जो है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? 1995 में, याद रखिएगा 1995 में, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में, 1991, याद रखिएगा 1991 में। इसे यू टर्न पॉलिसी या LPG भी कहा जाता है, इसे यू टर्न पॉलिसी या LPG भी कहा जाता है, याद रखिएगा यू टर्न पॉलिसी, यू टर्न पॉलिसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है? प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है? व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आधार पर या वस्तु के निर्यात पर? देखिए प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्ति की आय पर जो है लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? देखिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। योजना आयोग के पदन, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। मैं यहां पर लिख देता हूं 15 मार्च 1950, याद रखिएगा 1950, क्लियर है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई? टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई यानी कि टिस्को जो है, टिस्को की स्थापना जो है 1907 में, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में की गई थी, और इसके संस्थापक जो है जमशेदजी टाटा, याद रखिएगा जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो याद रखिएगा 26, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IMF, IVRD, WTO, BRICS होगा, यहाँ पर के नहीं होगा, ब्रिक्स। देखिए विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IBRD को, ठीक है। देखिए IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसकी स्थापना जो है 1944 में, 1944 में जो है की गई थी। IBRD की स्थापना जो है 1944 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।